नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो अपना स्पेशल वीडियो होगा ये आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग होगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है और ख़ास तौर से उनके लिए भी होगा। एक तो बहुत सारे मैं आंसर लेकर आया हूँ, कुछ अच्छे और कुछ मध्यम आंसर के लेकर आया हूँ कि आपको दिखा सकूँ क्या क्या उसमें गलतियाँ हैं। लेकिन मुख्य रूप से पर्पस क्या होता है, देखिए बीपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी और चैनल नहीं है जो आंसर राइटिंग सिखाता हो। पीटी के लिए सभी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग सिखा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं आपको बताता हूं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं मुझसे जुड़े हुए जिनके पीटी में 90 मार्क्स आ रहे हैं। 69 बीपीएससी के मैं कह रहा हूं, 80 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, 82 नंबर आ रहे हैं। वो भी जनरल कैटेगरी के नहीं कह रहा हूँ, ईबीसी में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 82-83 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उन बेचारों ने कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं। अब उनको दिक्कत आ रही है। देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम पहले वाला पैटर्न नहीं रहा है, इसलिए आंसर राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अपना भी एक छोटा सा पेड कोर्स चलता है, लेकिन पेड ग्रुप चलता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा पर्पस होता है कि बहुत बड़ी आबादी है जो आंसर लिखना सीखना चाहते हैं, जिनसे नहीं हो पाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर वन लाइनर ही पढ़ा है, तो उनको मैं सिखा सकूं। बाकी पेड ग्रुप में भी हैं, 300 लोग हैं, उससे थोड़े बहुत तो पैसे आ ही जाते हैं। मुख्य रूप से वो नहीं है, मुख्य रूप से ये है कि यहाँ पर कोई और नहीं सिखाता, कोई भी और नहीं इस चीज़ को इतनी बारीकी से सिखाने की कोशिश करते हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी जगह पर उपलब्ध हैं हम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब पर भी एक स्टडी फॉर ज्ञान करके अपना चैनल होगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला है। और इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस और मेरा भी चैनल होगा। तो आपको जहाँ पर भी कोई डाउट होता है पूछ लीजिएगा। चलिए सवाल दिखाता हूँ आपको और उसको लिखना सिखाऊंगा। ओके, देखिए सवाल क्या था, पहले मैं सवाल पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन और भी ये जो आंसर है अपने पास उसमें ब्लर नहीं है। एक सदस्य हैं हमारे पेड ग्रुप के, उनका आंसर है ये। तो देखिए जिनका भी आंसर है, मैं जब इसको अच्छे से चेक करके आपकी कमी आपको बताऊंगा या जो भी बाकी लोग देख रहे हैं कमी बताऊंगा, तो उस चीज़ को ज़्यादा ऑफेंड नहीं हो जाना, बुरा नहीं मानना उस चीज़ का, क्योंकि आपकी कमी आपके एग्ज़ाम से पहले अगर पता चल जाए तो ये ज़्यादा सही होता है। 106वें संविधान संशोधन क्या है, 106वां संविधान संशोधन और इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस पर पूछा गया है। इस सवाल के दो भाग होते हैं, हमेशा मैंने सिखाया है, इसको स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा जब भी आंसर राइटिंग करना हो। क्या है, सवाल के हिस्सों को तोड़कर छोटे छोटे कीवर्ड्स में तोड़कर निकाल लीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा विशेष रूप से। 106वां संविधान संशोधन क्या है, पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आप इसको शॉर्ट में लिखें या थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा 200 शब्द या 250 शब्द तक ही रहता है, उसका ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। इंट्रो हमेशा बहुत छोटा रखिए। इंट्रो इन्होंने सही लिखा है, इतना छोटा ही रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं रहना चाहिए। अगला क्या है, और इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। 106वां संविधान संशोधन है आपका, जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, कहाँ पर आरक्षण दिया गया भाई, तो महिलाओं को दिया गया लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया उनको, उससे संबंधित है ये। लोकसभा विधानसभा और दिल्ली में जो दिया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश जो विधानसभा वाले हैं वहाँ पर दिया गया, उसी संबंधित है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोकतंत्र। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल था ये, बहुत आसान सवाल था, इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, तो वही चीज़ किया जिसका मुझे डर रहता है, और वो नहीं करना चाहिए। उनको क्या नहीं करना चाहिए कि आप प्रभाव भी सोच पा नहीं रहे हैं अगर ये चीज़, तो ये आपकी खामी है। सोचिए ना, प्रभाव बैठकर सोचिए कि क्या पड़ेगा, क्या अच्छा हो सकता है, इससे क्या बुरा हो सकता है। अपने दिमाग से पॉइंट को लाइए ज़रा कि समलैंगिकता बोल रहा हूँ, ये तो अलग ही टॉपिक हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लैंगिक समानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, या फिर पेट्रियार्की जो सोसाइटी है हमारी, पितृसत्तात्मक समाज जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो पावर का सेंट्रलाइजेशन रहा है। पावर का सेंट्रलाइजेशन का क्या तात्पर्य है कि बच्चे नहीं लिखा था पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट लिखा था। पावर का सेंट्रलाइजेशन का तात्पर्य है कि हमेशा से ही पुरुषों के हाथ में सत्ता रही है, शासन रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं समाज पर प्रभाव पड़ता है, पितृसत्तात्मकता को मजबूत करता है ये। एक स्टूडेंट का ही पॉइंट पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत अच्छे पॉइंट रहते हैं, फिर भी मैं 2.5 नंबर दे देता हूँ। देखिए 2.5 नंबर दूँ, 3 नंबर दूँ, 3.5 दूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका आंसर बुरा है, किसी का बहुत अच्छा है। हाँ, 1 दे रहा हूँ, 1.5 दे रहा हूँ, तो आपका आंसर वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब था, ये तो मान के चलिएगा, आपको बहुत सुधार करना है। लेकिन इतना अगर दे रहा हूँ तो आपका मान कर चलिएगा आंसर बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट आंसर को 4 देता हूँ। देखिए दरअसल में इसमें लिखना क्या सब था, अब उस पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लिखना होता है प्रभाव। प्रभाव को आप सोच कर लिखेंगे, सबसे अंत में जो क्वेश्चन का जैसे सवाल का हिस्सा आएगा वहाँ पर लिखेंगे, लेकिन पहले से ही पॉइंट सोच लेना होता है आपको। आंसर राइटिंग करते समय जितनी तेज़ी से आप पॉइंट सोचेंगे उतना तेज़ी से आपका हाथ चलता है। कई सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ जो आंसर राइटिंग में काटते बहुत ज़्यादा हैं। काटने का तात्पर्य क्या होता है, जगह जगह पर काटेंगे, लिखेंगे, काटेंगे,
उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा रफ़ किया कीजिए, एक छोटा सा रफ़ कर लिया कीजिए आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले कि मुझे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, 2-4 पॉइंट लिख कर रख लिया कि मुझे इसके आसपास में अपना आंसर लिखना है। निबंध लिखते समय भी रफ़ करने की आदत डालिए। इससे क्या होगा कि निबंध एक धारा में चलेगा, एक फ्लो में चलेगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे निबंध तो बहुत बड़ा सा होता है, तो उसमें भी हमेशा रफ़ किया कीजिए कि मुझे शुरू करना है यहाँ से, उसके बाद से मुझे मुख्य हिस्से में इन चीज़ों पर हाईलाइट करना है, फिर मुझे निष्कर्ष लिखना है, फिर मुझे समाप्त करना है। ये तकनीक आप अपना सकते हैं किसके लिए, तो आपके आंसर को समुचित ढंग से ऊपर से नीचे लिखने के लिए। 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं करूँगा, 1 सेकेंड भी नहीं। फोकट की बातें नहीं करने आता हूँ। ये वो महीन चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो। मार्क्स उठाने हैं तो, वरना लिख कर तो सभी रहे हैं। मैं दिखाता हूँ ये आंसर, देखिए कैसा लिखा हुआ है। प्रयास बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेहतरीन प्रयास किया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दी है। अब इसे आधिकारिक तौर पर 106वां संविधान संशोधन के रूप में जाना जाएगा। बहुत ही परफेक्ट इंट्रो, बेहतरीन इंट्रो लिखा है। इससे अच्छा इंट्रो और क्या हो सकता है, यही तो पूछा गया है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इसके प्रावधान के अनुसार यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदना, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ही लिखा है, सबसे अच्छा चीज़ लिखा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती ये करते हैं ना गुरु कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सीधा प्रधानमंत्री जी लिख कर आगे बढ़ जाइए, उतने शब्दों मत पढ़िए। या कई सारे लोगों ने मंत्री तक के नाम लिखे हैं, या राष्ट्रपति जी ने पारित किया, ये शब्द तक गलत लिखा है। राष्ट्रपति जी ने पारित किया, बहुत सारे लोगों के इंट्रो में लिखा गया। मुझे पता है इन्होंने कहीं से कॉपी किया है, वो कॉपी के वाले जहाँ से किया ना वहीं पर ये शब्द लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने पारित किया। राष्ट्रपति ने पारित नहीं किया, संसद ने पारित किया है। संसद ने पारित किया, राष्ट्रपति जी ने इसको अनुमति दी है, राष्ट्रपति जी ने इसको हाँ कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने पारित नहीं किया है, पारित संसद करती है। ठीक है, तो ये शब्द बहुत सारे लोगों ने लिखा होता शुरुआत में ही कि राष्ट्रपति जी ने पारित किया है। बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप सिविल सर्विसेज का आंसर लिख रहे हैं। इसके बाद से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि 20 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा लगभग सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया। इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों लिख रहे हैं आप ये सब चीज़ें? अपना शब्द और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि इसके लिए मेंस एग्जामिनेशन में बहुत मायने रखता है, शब्द और समय दोनों ही। क्यों ये सब लिख के बर्बाद कर रहे हैं? यह कानून लोकसभा, राज्य विधानसभा के साथ साथ दिल्ली विधानसभा महिला को 33% आरक्षण प्रदान किएगी। कानून में अनुसूचित जाति, जनजाति वगैरह सब के बारे में इन्होंने लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर तो इनका सही है, बिल्कुल यहाँ पर तो कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। लेकिन मुख्य रूप से क्या था कि यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं लिखना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा इंट्रो क्यों लिख रहे हैं आप? इंट्रो के बाद सीधा इसके लिख दीजिए कौन कौन से प्रावधान है, बात खत्म। लिखिए प्रावधान निम्न है, प्रावधान निम्न है। पहला प्रावधान, दूसरा प्रावधान, तीसरा प्रावधान, चौथा प्रावधान। उसके बाद से लिखिए लोकतंत्र पर प्रभाव, हेडिंग बनाइए। लोकतंत्र प्रभाव, पक्ष लिखिए, विपक्ष लिखिए, दोनों साइड में दोनों चीज़ लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। पॉइंट धार होने चाहिए गुरु, इतना ज़्यादा बातें बनाने में नहीं पढ़ना है। वहाँ पर समय ही नहीं रहेगा इतना सारा सजाने का और इतना सारा भाषणबाजी करने का आपके पास। मैं दिखाता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा 33% आरक्षण मिले, राज्यसभा की तो बात ही नहीं की गई है, राज्यसभा विधानसभा की बात ही नहीं है। यहाँ पर केवल लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद की बात नहीं है, यहाँ पर केवल लोकसभा और विधानसभा की बात की गई है। आरक्षण मिले तो महिलाओं के लिए दशा दिशा में सुधार हो जाएगी, इसे बाकी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। लोकसभा में 545 में से 181 से महिलाओं को राज्यसभा में तो दी ही नहीं गई है। आप किस हिसाब से राज्यसभा लिख रहे हैं बार सीट महिलाओं को? भारत जैसे लोकतंत्र में पहली बार यह इतिहास बन जाएगा। कहते हैं कि महिलाओं के लिए यह गर्व की बात है, उनकी आवाज़ संसद में गूंजेगी। बहुत सही चीज़ लिखा है। ये भाषण लिख रहे थे ऐसा लग रहा है, अब उनको कोई दबा नहीं पाएगा। ऐसा कब आपको किसने बोल दिया? क्या अब तक महिला नहीं है क्या? भारत की रक्षा मंत्री भी एक महिला रही है, भारत की प्रधानमंत्री भी एक महिला रही है, PM इंदिरा गांधी जी, और भारत की वित्त मंत्री भी अभी महिला है। तो क्या वित्तीय समावेशन देश में 100% हो गया? संसद में महिलाओं के जाने से सब कुछ सही हो जाएगा? बताइए मुझे। अभी भी संसद में मान लीजिए कल को ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस क्या करे कि सारी महिलाओं को सीट दे दे 33% ज़्यादा, और वो सारे के सारे चुन कर आ जाएं,
तो हो जाएगा संसद में 33% की जगह 40% महिलाएं हो जाएंगी। क्या देश में सभी महिलाओं की स्थिति तुरंत सुधर जाएगी? क्या चुटकी बजाते ही सुधर जाएगी? क्या अभी वर्तमान में महिलाएं नहीं है क्या? मणिपुर में वैसा विभत्स कांड हुआ, किस महिला सांसद ने आवाज़ उठाया था संसद में भाई, बताइए मुझे। तो ये आपको किसने कहा कि ये सब लिखने से ऐसा होने से संसद में सब कुछ बदल जाएगा? कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाएगा। इतना भावनात्मक होकर नहीं लिखना चाहिए। पक्ष लिख दीजिए, विपक्ष लिख दीजिए, क्या क्या उससे प्रभाव पड़ेगा उसको लिख दीजिए। वह खुद दुर्गा, लक्ष्मी, झांसी की रानी बन जाएगी। ये सब चीज़ें निबंध के में एक बार को शोभा भी देती हैं। जीएस आंसर में इसको कृपया करके मत लिखिए। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र महिलाओं के आने से गहरा प्रभाव पड़ेगा, पड़ गया है, पता नहीं पड़ेगा, पड़े गया, ठीक है। इन्होंने जो भी लिखा, इनका आंसर बहुत ही अच्छा नहीं था। अच्छा तो नहीं था, बिल्कुल ही सुधार करने की काफ़ी गुंजाइश है। मैंने इनको बोला भी है कि आप सुधार कीजिएगा। प्रयास बहुत अच्छा किया है आपने, प्रयास करना ही चाहिए। पहली बार इन्होंने लिखा होगा या दूसरी बार लिखा होगा, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा प्रयास करना चाहिए। चलिए दूसरे आंसर पर चलते हैं, देखते हैं क्या कमी है। दूसरा सवाल जो है ये इंग्लिश मीडियम का एक मैंने लिया है। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं इंग्लिश मीडियम का भी चेक करते हैं क्या? मैं करता हूँ, इंग्लिश मीडियम का भी चेक कर देता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है मुझे। लेकिन मुख्य रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सवाल क्या था, पहले उसको देखते हैं। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर का सवाल है, 68वीं बीपीएससी का सवाल था। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बिहार इनटू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। 3 इंडस्ट्री में डिवाइड करना था कि भाई वन से कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं, कृषि से कौन कौन से मिलते हैं और मिनरल से कौन कौन से हैं, इंडस्ट्री इससे जुड़े हुए उद्योग बिहार में कहाँ कहाँ पर हैं। और उसके बाद से बोला गया था कि आप मैप बनाकर, ये सवाल है, बोला गया था क्लियर मैप बनाकर आप इनको लोकेशन को भी दिखाइए। 400 वर्ड में लिखना था ये आंसर और लॉन्ग फॉर्मेट का ये सवाल था। और जिनका ये कॉपी है वो लेके आया हूँ, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है। देखिए इनके आंसर में सबसे मुख्य कमी जो होती इन्हीं के आंसर में नहीं, इकोनॉमिक्स के आंसर में। जैसे पॉलिटिक अगर आप आंसर लिख रहे हैं, पॉलिटिक आंसर लिख रहे हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कुछ आर्टिकल अगर है तो किसी वही संबंधित है तो, अनुच्छेद अगर कोई अनुच्छेद जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरु, अनुच्छेद कोई समिति या कोई सुझाव अगर इससे पहले दिया गया हो, या इस तरह का कोई बड़े पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ का कोई कथन हो उससे संबंधित, अगर लॉन्ग फॉर्मेट का लिख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, तो उन चीज़ों का आप अवश्य ही लिखेंगे। अगर लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है तो, शॉर्ट फॉर्मेट में है तो अनुच्छेद तो जरूर ही लिखेंगे पॉलिटिक आंसर में। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के आंसर में आपसे उम्मीद की जाती है कि जब भी आपसे बिहार के उद्योग के बारे में चर्चा की जाए, यहाँ पर बिहार के 3 उद्योग की चर्चा की गई। एक कृषि उद्योग की चर्चा की गई है, एक वन आधारित उद्योग की चर्चा की गई है और एक आपका खनिज आधारित उद्योग की चर्चा की गई। इन तीनों की चर्चा की गई है। मुख्य रूप से यही उद्योग ही होते हैं। वन और कृषि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें सवाल में आपको बोला गया इन तीनों उद्योग के बारे में आपको इंडस्ट्री के बारे में बताना है, तो इन तीनों से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आंकड़े आपको बताने पड़ेंगे कि भाई बिहार वन आधारित उद्योगों में ज़्यादा हिस्सेदारी है जीडीपी में, या कृषि आधारित है या खनिज आधारित है। मैं हमेशा परफेक्ट आंसर की बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर ख़राब है, आंसर बहुत अच्छा है ये, लेकिन परफेक्शन की तरफ मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ, उसके रिगार्डिंग ये आंसर कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए क्या करना है आपको, कृषि का बिहार के जीडीपी में क्या योगदान है भाई, वन से हमारे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं इसका क्या योगदान है भाई, बिहार का खनिज का कौन सा योगदान है, इस चीज़ को कम से कम चिन्हित जरूर करेंगे आप आंकड़ों सहित, ठीक है। ये चीज़ पता चल गया है आपका। और लॉन्ग फॉर्मेट में तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा बहुत भी ये लिख दें कि बिहार सरकार ने कृषि आधारित उद्योग को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं हाल के दिनों में, 2-4 लाइन में ही, और वन आधारित उद्योग को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, और खनिज आधारित उद्योग को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। बस इतना अगर आप लिख देते हैं डेटा सहित, उसका लोकेशन आपको दिखाने के लिए बोला गया है, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने को आपसे नहीं बोला गया है, तो भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब इन्होंने देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा है चाल पिलर होना चाहिए किसी भी उद्योग के लिए, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, सही है। चलिए इंटरप्रेन्योर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, इसी के आधार पर कोई उद्योग शुरू होता है कहीं पर भी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लिखा है, सही लिखा है इन्होंने। बहुत सारे जैसे शुगर केन का लिखा है उन्होंने, उसके बाद से और भी बहुत सारे लिखे हैं, जूट वगैरह का लिखा है, बहुत सही लिखा है। उसके बाद से मैप बनाएंगे, ये देखिए मैप इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए मैप आपका सही है, मैप मैं तो गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बनाऊँगा तो इससे भी ख़राब मैप मैं बनाता हूँ, लेकिन उन्होंने सवाल में बोला है कि क्लियर स्केच करके बताना है आपको, साफ साफ लोकेशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी आपने अच्छा किया है। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा ना, कभी भी इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में मत कीजिएगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और उतना टाइम आपके पास नहीं होगा वहाँ पर।
सीधा सीधा एक बिहार का मैप बनाइए, उसमें दिखा दीजिए कि टी इंडस्ट्री कहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर है। जूट इंडस्ट्री यहाँ पर है। उसके बाद से दिखाए टोबैको इंडस्ट्री इस एरिया में फेमस है भाई, बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, इन सब इलाकों में फेमस है टोबैको का इंडस्ट्री। उसके बाद से बता दीजिए कि भाई शुगर केन का इंडस्ट्री इधर में फेमस है। चावल और गेहूँ का इधर में फेमस है, रोहतास में चावल खूब उपजता है, चावल कटोरा वगैरह भी कहा जाता है, दक्षिणी बिहार में वो जगह है, इसके बारे में बता दीजिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये आपके समय का बहुत ज़्यादा खा लेता है, इसीलिए मैंने इसमें जितना मुझे नंबर देना चाहिए तो उससे थोड़ा सा मैंने कम दिया था। टाइम टेकिंग प्रोसेस को नहीं अपनाना है कभी भी, क्योंकि वहाँ पर समय आपके गर्दन से ऊपर रहेगा, बिल्कुल समय नहीं रहेगा, सांस लेने की फुर्सत नहीं, पेन बदलने की। आप जो सोचेंगे ना कि ब्लू से ब्लैक पेन बदल लो, उसका भाई समय नहीं रहता है, इतने सारे सवाल लिखने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने फिर मिनरल इंडस्ट्री के बारे में समझाया है और सही समझाया इन्होंने काफ़ी सारे, लेकिन मिनरल इंडस्ट्री उसके अलावा भी हो सकता है। मैप भी इन्होंने सही बनाया। चलिए फॉरेस्ट के बारे में बताया इन्होंने, फॉरेस्ट इंडस्ट्री भी अच्छा खासा समझा दिया इन्होंने, बिल्कुल सही समझाया इन्होंने और अच्छा लिखा था, कोई बुरा नहीं था इनका आंसर। लेकिन मैंने बोला था अभी इनको यही कि डेटा इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक्स के सवाल में बिना आंकड़ों के मत लिखिए, कुछ ना कुछ वो आंकड़े ढूंढ रहा होता है। इकोनॉमिक्स चेक करने वाले की आंखें ना आंकड़ों को देख रहा होता है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई, कुछ तो दिख जाए, कुछ तो दिख जाए। ऊपर से नीचे इनके पूरे पेपर में कोई भी आंकड़ा नहीं दिखेगा आपको। सबसे बड़ी खामी इस आंसर की यही थी। बाकी ये आंसर परफेक्ट था, बहुत ही अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा प्रयास किया था। इतना मेहनत करके आंसर तैयार होता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी को कम नंबर देने में। ओके, तो ये आंसर आपका इस तरह का था। तो इसमें क्या था, क्या बताया मैंने आपको कि इकोनॉमिक्स का आंसर जब भी लिखेंगे तो आंकड़ों को डेटा के साथ में लिखेंगे। हो सके तो अगर पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट में उससे संबंधित योजनाएं वगैरह डाल सकते हैं, स्टेटमेंट बना के ही। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला आंसर मैं दिखाता हूँ, ये है फिर से एक परफेक्ट आंसर। कल मैंने बोला था, देखिए परफेक्ट तो कोई आंसर होता नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ खामी होती है, लेकिन जितने लिखे गए तो उनमें से एक अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ नहीं अच्छा था। ओके, और इससे भी अच्छा कोई लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है भाई, लेकिन ये आंसर मुझे सही लगा, मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए आपको, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगे कि हाँ किस हद तक जा सकती है। इसमें भी खामी है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। लेकिन मैंने हाईएस्ट दिया था, इसको 5 नंबर देता हूँ मैं हाईएस्ट में, उससे ज़्यादा तो नहीं ही जाता हूँ। आपको ज्वाइन करना हो पेड ग्रुप तो आप बता दीजिएगा, बहुत सारे, एक तो वैसे ही लोग हो गए, 300 लोग हो गए हैं, और दिवाली से पहले दिवाली तक है, उसके बाद बंद कर दूंगा इसको, उसके बाद बाकी लोग मैं नहीं ज्वाइन करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाएंगे, फिर मैं भी तो एक कैपेसिटी होती है ना। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपना, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। 295-96 के करीब आसपास में लोग हुए हैं, तो बहुत बड़ा हो जाता है, ये सबका कॉपी चेक करना काफ़ी बड़ा काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। पहली बात तो बहुत सुंदर देखने में लगता है आंसर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं दिखाता हूँ तो आपको आंसर देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, जैसे टाइप किया है किसी ने। तो एक तो उसका प्रभाव पड़ता है गुरु, ये मानो, ठीक है, मेरे ऊपर तो पड़ता है प्रभाव अगर किसी ने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है तो। ओके, हाँ, लेकिन ये भी है कि हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में पता चला सारा समय ख़राब कर लिया आपने, तो वो ऐसा भी नहीं करना है। कंटेंट मुख्य फोकस रखना चाहिए, बाकी अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो वरदान होता है वो। मेरा हैंड राइटिंग खुद ख़राब है, मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ। हाल ही में संसद ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 के रूप में पारित किया। ठीक है, यह लोकसभा और राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षण देने का प्रावधान करता है। परफेक्ट इंट्रो, इससे ज़्यादा और परफेक्ट इंट्रो क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। क्यों उलझना कि ये हुआ है वो हुआ है, प्रधानमंत्री ने ये बोला है, राष्ट्रपति ने ये बोला है, पहले इस मंत्री ने ये बोला, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आया था। आपसे वो सब चीज़ें पूछा नहीं गया है, मात्र 200 से 250 शब्द में लिखना है आपको। कहाँ जा रहे हैं उन सब चीज़ों में, जो पूछा गया है उसमें जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने अंक मिलते हैं आपको। मुख्य पोर्शन सवाल का कि भाई क्या है ये, ओके, इतिहास में नहीं जाना है तो क्या है महिला आरक्षण, तो उसके बारे में बताइए जितना अच्छे से बता सकते हैं। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा लोकतंत्र पर, प्रभाव उसके बारे में लिखिए डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंट्रो अच्छा है, अच्छा इंट्रो, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही इंट्रो लिखा था, केवल इन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ओके, तो उसके बाद इन्होंने अलग अलग अनुच्छेद के बारे में बताया है कि क्या है, और इसके प्रावधान, अधिनियम के मुख्य उपबंध इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताए हैं। बहुत सही है, लेकिन टाइम टेकिंग लगा रहा है मुझे इनका कि इन्होंने टाइम खूब लिया होगा लिखने में। खैर चलिए कोई बात नहीं। भारतीय लोकतंत्र प्रभाव,
भारतीय लोकतंत्र को विविधतापूर्ण बनाना, बहुत सारे बच्चों ने पॉइंट लिखा था, इन्होंने भी लिखा है। संवैधानिक प्रावधान के जरिए वंचित वर्गों में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर उन्हें उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, परंतु 17वें लोकसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 15% है और फिर 8%। फिर इन्होंने कुछ पॉइंट देकर इन्होंने बोल दिया है कि ये ठीक है भाई, पहला पॉइंट सही है। अल्पमत की आकांक्षा पूरा करना, ठीक है, ये भी सही है, बहुत सही बोला है इन्होंने। अगला है भारतीय लोकतंत्र में अदृश्य प्रतिशतात्मक प्रवृत्ति का ह्रास करना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही तो मैं बात कर रहा था। एक बच्चे ने लिखा था, इंग्लिश मीडियम के एक स्टूडेंट ने लिखा था कि जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है उसको कमज़ोर करने की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट लिखा था उन्होंने। ये जो परंपरागत रूप से पुरुषों के पास सत्ता आ रही है, इसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो सही तो है, यही तो कोशिश भी की जा रही है वर्तमान के गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई महिलाएं भी शासन में भाग लें, क्योंकि वो थोड़ा सा महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे को तो सही तरीके से समझ सकते हैं ना। समझ रहे हैं आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पुरुषवादी सत्तावादी बने हुए हैं, पार्टी का अधिकतर पद पुरुषों के पास होना, इसके अलावा राजनीति में प्रवेश हेतु धन और बाहुबल आवश्यक शर्तें बन गई हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कमज़ोर करने में क्या मिलेगा, तो मदद कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही कि इन चीज़ के कारण, तो ये आरक्षण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारतीय लोकतंत्र में साख में मजबूत होगा। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के कुछ रिपोर्ट लिखे जो लिखने ज़रूरी होते हैं। क्यों मैं बार बार बोलता हूँ रिपोर्ट लिखे कुछ, क्योंकि इससे रेफरेंस मिलता है आपके आंसर को, इससे प्रामाणिकता प्राप्त होती है आपके आंसर को, प्रामाणिकता कि भाई किसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। तो देखो ये संस्था कह रही है कि ये अच्छा है ये बुरा है, भारत सरकार कह रही है, RBI कह रही है, नीति आयोग के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग, UN के अकॉर्डिंग, UN वुमेन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही है। तो वहाँ पर क्या आता है कि भाई अपने मन से नहीं कह रहा है कोई, तो इसके पीछे रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब उससे क्या हो जाता है, आंसर आपका प्रमाणिक हो जाता है, थोड़ा सा ऑथराइजेशन बढ़ जाता है उस आंसर का कि भाई प्रमाणिक बात कही है इसने, कोई हवा में बात नहीं की है। इसलिए मैं कई बार लिख देता हूँ हवा में बात मत कीजिए, आंसर पर मैं लिख देता हूँ हवा में बात मत कीजिए, कुछ तो रेफरेंस देकर लिखिए। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको ये यहाँ पर लिख रहे थे अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व कम है, तो यहाँ पर लिखिए कि ADR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा कम है, और जो है भी वो भी मैक्सिमम जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में लिखिए। तो ये क्या हुआ, प्रामाणिक बातें हो गई, ठीक ना। कभी आपने सुना है सरकारी जो ऑफिसर वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो हमेशा फैक्ट और डेटा की बात करते हैं, हमेशा बात करेंगे कि ये सोर्स से हमें जानकारी मिली है, इस सोर्स से उस सोर्स से, तो यानी क्या होता है, प्रमाणिक होता है। ओके, चलिए देखते हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा ये सब लिख दिया। आर्थिक सामाजिक दृष्टि से लोकतंत्र का अधिक विकास होगा, ठीक है। ऑक्सफैम इंडिया की इन्होंने बात कर दी, बहुत सही भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और नारी शक्ति वंदना अधिनियम संबंधी प्रमुख चिंताएं, लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा, देखिए अभी इस आंसर की खामियां दिखाता हूँ। कभी भी जो चिंता लिखते हैं ना तो उसको पहले लिखा कीजिए, और जो आप पक्ष में पॉइंट लिखते हैं उसको बाद में लिखने की कोशिश किया कीजिए। वैसे तो कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आंसर को समाप्त करें तो किसी पॉजिटिव नोट के साथ हमेशा समाप्त करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि पहले विपक्ष में जो पॉइंट है उनको लिखें, फिर बाद में पक्ष में जो पॉइंट होते हैं उनको लिखें। कुछ बच्चों ने लिखा है ये चीज़, कुछ आंसर में ये चीज़ आपको दिखेगा। इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन लिखा है आंसर, भले ही मैंने उनको 3 ही नंबर दिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 नंबर, लेकिन मान के चलिएगा आपका आंसर बहुत खूबसूरत है, एग्जाम में आपको उससे ज़्यादा नंबर मिल सकता है। जिनको 2.5 नंबर दिया है उनका भी आंसर अच्छा रहता है, कोई बुरा नहीं रहता है, आपका आंसर अच्छा रहता है। हाँ, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर क्या सुधार करना चाहिए आपको, पॉजिटिव पॉइंट को हमेशा बाद में लिखिए, और कुछ विपक्ष में पॉइंट है तो उसको पहले कोशिश कीजिए कि लिख दीजिए। इससे क्या होगा, विपक्ष के जो पॉइंट होते हैं अक्सर वो समस्या होती है, अक्सर समस्या होती है, उसका समाधान कहाँ पर होता है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो अक्सर समाधान का भी काम कर रहे होते हैं। इसलिए जब उनको बाद में आप लिखते हैं तो क्या अप्रोच पड़ता है कि भाई पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस बच्चे ने आशावादी तरीके से ख़त्म किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने विपक्ष में फिर पॉइंट लिखा है बहुत सारे, उसके बाद इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा है, और विपक्ष में जो पॉइंट लिखा है इसमें कुछ अच्छे रेफरेंस दिए हैं इन्होंने। जैसे गीता मुखर्जी समिति के बारे में बात की है जो किसी भी बच्चे ने बात नहीं की थी, ठीक है, इन्होंने भी कहीं से कहीं देख कर ही लिखा होगा या हो सकता है पढ़ा होगा, लेकिन जानकारी में तो है ना इनकी। ये पहली बार जब इन्होंने रिसर्च करके इस आंसर को तैयार किया तब ये आंसर इनके लिए नोट का काम करेगा ना। जब भी रिवाइज करेंगे या जब भी आंसर राइटिंग करेंगे, जब भी निबंध लिखन करेंगे, तो वहाँ पर इनको ये केस तो याद रहेगा ना, ये तो अब नहीं भूलेंगे नहीं है। तो आप हेल्प लीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है हेल्प नहीं लेने से, लेकिन हेल्प लेकर लिखने का भी एक तरीका होता है ना, सही से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना। रिप्रेजेंट तक नहीं करते हैं आप सही से, कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज देते हैं, ऐसे मत कीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, ये आप ही के भलाई के लिए है। उसके बाद से इन्होंने ऊपर भी कुछ पॉइंट लिखे हैं, अच्छे पॉइंट लिखे हैं ये सब। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
वे फॉरवर्ड में आ जाते हैं। इस एक्ट को लागू करने के लिए जनगणना एवं परिसीमन कार्य को समयबद्ध करना चाहिए। और वे फॉरवर्ड में सामान्य तौर पर सुझाव होता है कि आप क्या सुझाव वगैरह देना चाहते हैं, और कंक्लूजन के बाद इसको नहीं लिखा जाता। एक बच्चे ने गलती की थी, कंक्लूजन के बाद इसको लिख दिया था। इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा, वैसे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए फिर उन्होंने ये पर यहाँ पर लिख दिया, 2015 विधि और न्याय संसदीय स्थायी समिति ने उच्चतम न्यायपालिका महिलाओं का आरक्षण का प्रस्ताव दिया था। यानी कि केवल कार्यपालिका में ही क्यों बात करते हैं आप लोग, न्यायपालिका में क्यों नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो लिबरल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दें, है कि नहीं। कानून बनाने वाले तो उसका रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट, संविधान का रक्षक, उसमें भी तो महिलाएं होनी चाहिए। कि सारी दायित्व केवल संसद का ही काम है, सारा लिबरलाइजेशन का आप उम्मीद बाहर के लोगों से ही क्यों करते हो। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा हर मुद्दे पर जो उदारवादी बनते हैं, बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को आरक्षण को लागू कीजिए। सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देश के जितने भी हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं, सभी जगहों पर 40% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 40% कीजिए, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है कि भाई ये भी करना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम वगैरह वगैरह बहुत अच्छी बात है। और चलिए, इन्होंने आंसर लिखा, इनका आंसर काफ़ी अच्छा था। इनको मैंने 5 नंबर दिया, हाईएस्ट था इनका, 5 नंबर इनको दिया है। और भी किसी का आंसर इससे भी अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये आपको आंसर सिखाने के लिए मैं लाया हूँ। अभी एक और टॉपिक बाकी है अपना। कौन सा टॉपिक है वो? तो वो है जो बिगिनर करना चाहते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है वो है ये टॉपिक। क्या है? तो ये एनसीईआरटी के पीछे का सवाल है। अगर आपने आज तक शुरू नहीं किया है तो मैं भी एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, खुद से भी आप पढ़ते होंगे। देखिए, यहाँ पर एक सवाल है जो भारतीय संस्कृति में, कल्चर में यूपीएससी में पूछा गया है। क्या है वो? तो मौर्य काल में हुए भौतिक संस्कृति के विकासों का वर्णन करें। मौर्य साम्राज्य ने भौतिक संस्कृति को देश के विभिन्न भागों में फैलाया, इसके बारे में बताना है। इससे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है मौर्य, और मौर्यों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, सारा इतिहास दिया हुआ है। एनसीईआरटी है ये, इसको पढ़िए। और क्या करना है? इसको लिखना है, इसको लिखना है अपने आंसर में कि किस प्रकार से होता है। जो लोग शुरू करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, अगर आपको शुरू करना है तो कृपया करके यहीं से शुरू कीजिए। मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैं आंसर राइटिंग भी करवा देता हूँ, और न्यूज़पेपर भी करवा देता हूँ। थोड़े दिन पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा कि मास्टर पॉलिटी का ही टीचर है। ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो वो उस समय भी लगता है ज्योग्राफी ही पढ़ाता है क्या। तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ आपको, इत्मीनान से अच्छे से पढ़ाऊँगा भी। एक आदमी बहुत सारा कुछ कर रहा है तो इसलिए थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, लेकिन आपको इसको लिखने की कोशिश करना चाहिए अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं। तो अगर आप शुरुआत भी नहीं कर पा रहे हैं अपने आंसर लेखन की, तो कृपया यहीं से कीजिए, यहीं से कीजिए। यहीं से ही आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। यही वो चीज़ है जो आपको आंसर राइटिंग सिखाएगा, और कोई भी नई चीज़ बता सकता आपको। सब बोलेंगे कि मेरे किताब ले लो, मेरे यहाँ कोचिंग में एडमिशन ले लो, उन सब से कुछ नहीं होगा। कोचिंग किए हुए बच्चे बड़े बड़े पटना के इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े टीचरों से, वो मुझे मैसेज करते हैं कि कुछ नहीं सिखाया वहाँ। 70,000, 60,000, 50,000, 5,000, 8,000, 9,000 सारे फीस भर के आ गए, लेकिन एक शब्द, एक लाइन, एक पैराग्राफ सही सही नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं बन पाएंगे आप अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं। तो कीजिए, खुद से सुधार ज़रूर होगा। महीने भर में आप लिखना सीख जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो या ज्वाइन करना हो पेड ग्रुप वगैरह, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है अपना। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।